बच्चों नेक्स्ट बात कर रहे हैं वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। अब बच्चों अपन ने क्या सीखा था लीनियर मोशन के अंदर, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। अगर अपना एफ अपन कांस्टेंट मानते थे, अगर एफ वेरिएबल होता तो अपन इंटीग्रेशन करते थे। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कंडीशन है, पर वहां पर जब अपन ने फोर्स लिया था यहाँ पर क्या लेंगे टॉर्क, वहां पर अपन ने जो डिस्टेंस लिया था उसका एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने को टॉर्क और एंगल के बीच में बात करनी है। अब बच्चों जब टॉर्क की बात करते हैं तो अपने को मालूम है कि टॉर्क के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। इसका मतलब आर और एफ के बीच का जो एंगल है वो 0 और 180 नहीं होना चाहिए, तब जाके टॉर्क लगेगा। तो बच्चों अपने को मालूम है अगर पार्टिकल इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है तो अपन ने चीज सर्कुलर मोशन में सीखी थी कि उसके पास अगर एफ आर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होना तो कंपलसरी है फॉर सर्कुलर मोशन, और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब अपन यहां बात करें कि अगर यहां पर दोनों ही फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल भी और एक टेंजेंशियल भी, तो सोच के देखिए कौन से फोर्स के कारण टॉर्क नहीं आएगा। बच्चों सोच के देखिए, अगर मैं यहां पर आर वेक्टर बनाता हूं तो सर ने आपको सिखा रखा था कि जो आर वेक्टर होगा वो एक्सिस से पार्टिकल के लिए बनाते हैं। क्या ये आर वेक्टर और एफ आर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब इस एफ आर के कारण मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा 0 होगा, बिल्कुल जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब इसके कारण अगर टॉर्क ही जनरेट नहीं हो रहा तो यहाँ पर टॉर्क के कारण कोई वर्क डन ही नहीं होगा। इसका मतलब मेरे लिए ये वाला फोर्स अब रिक्वायर्ड नहीं है, तो बच्चों इसको हटा दिया। अब अपने पास कौन सा फोर्स बचा, टेंजेंशियल। अब क्या टेंजेंशियल फोर्स इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं इसको आर परपेंडिकुलर एफ कह सकता हूं। तो बच्चों 100% इसके कारण कोई ना कोई तो टॉर्क आएगा। अब बच्चों एक और चीज सोचिए कि यहां पर ये फोर्स ऐसा है, इस फोर्स के कारण जो पार्टिकल है उसकी स्पीड में भी चेंज आता है, पर क्या वो पार्टिकल आगे भी चल रहा होगा। अब बच्चों पहले मैं इसके लीनियर मोशन की बात करता हूं। लीनियर मोशन में सोचो जब पार्टिकल बिल्कुल हल्का सा आगे चला होगा तो क्या उसने इतना सा ये आर्क कवर करा होगा। अगर बच्चों ये इतना सा आर्क कवर करा होगा तो इसको मैं मार्क कर देता हूं ds, छोटा सा आर्क उसने कवर करा। ठीक है। अब बच्चों क्या इस ds आर्क में उसने कुछ d थीटा एंगल कवर करा, ये एंगल की वैल्यू बच्चों मैंने बोल दी d थीटा। तो क्या बच्चों d थीटा एंगल जब उसके रेडियस वेक्टर ने कवर करा तो जो आर्क कवर हुआ वो कितना हुआ ds। तो क्या अपन d थीटा ds और r के बीच में कोई रिलेशन लिख सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों लिख सकता हूं मैं d थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बच्चों ये r आ रही है क्योंकि r परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी बच्चों आ रही है। और बच्चों क्या यहां से अपने पास ये रिलेशन आ गया। तो एक चीज सोच के देखिए, क्या ये फोर्स वेक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट और दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, तो अपन इसका वर्क डन जो लिखते हैं वो क्या लिखेंगे एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितनी बच्चों ds। तो देखिए क्या यहां पर dw मतलब छोटा सा वर्क डन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इज इक्वल टू क्या ये ft फोर्स डिस्प्लेसमेंट ds। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, एंगल बन गया 0 डिग्री cos 0 1, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया ft ds। अब बच्चों अभी तो ये अपन ने लीनियर एक फोर्स के कारण छोटा सा निकाला, पर मेरे को मालूम है फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और अपने को एंगुलर मतलब अपने को टॉर्क के कारण वर्क डन निकालना है, तो कहीं ना कहीं मुझे फोर्स को टॉर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इस ds को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो बच्चों ds इक्वल टू आर डी थीटा, यहां पर आर डी थीटा इस जगह पुट करा तो क्या बन गया एफ टी आर डी थीटा। बच्चों सोच के देखिए, क्या यहां पर जो एफ टी है और ये जो आर है, क्या आर परपेंडिकुलर एफ इज इक्वल टू टॉर्क। बिल्कुल सर। और ये फोर्स कौन सा है टेंजेंशियल। तो बच्चों क्या आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आर है और एफ टी क्या इसकी वैल्यू हो गई टॉर्क के बराबर। तो आर एफ टी को लिख दिया मैंने टॉर्क डी थीटा। तो बच्चों ये तो बन गया टॉर्क और डी थीटा पहले से ही था। ठीक है। तो बच्चों छोटा सा वर्क डन आया वो हो गया टॉ डी थीटा, पर मुझे पूरे किसी फाइनाइट एंगल्स के लिए थीटा 1 से थीटा 2 के लिए वर्क डन निकालना है। तो उस केस में टॉर्क ने कितना वर्क डन करा तो पर उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट कहां से थीटा 1 से थीटा 2 टॉर्क डी थीटा। बच्चों टॉर्क की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो टॉर्क बाहर आ जाएगा और कांस्टेंट नहीं है तो वो अंदर रहेगा, उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क। अगर टॉर्क कैसा हो वेरिएबल, और अगर बच्चों टॉर्क कैसा हो कांस्टेंट, तो टॉर्क बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा डी थीटा। तो क्या वो ऐसा बन जाएगा टॉ थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा। और जब इसको अपन लिमिट प्लेस करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा थीटा और थीटा 1 से थीटा 2। तो बच्चों अपर लिमिट यहां पर आ गई माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब सेम कंसेप्ट है जैसे अपन ने वर्क पावर एनर्जी के अंदर देखे थे, और वही कंडीशन टॉर्क वेरिएबल तो इंटीग्रेशन, टॉर्क कांस्टेंट तो
θ2 minus θ1। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन। बच्चों, आपने नोटिस किया था वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम अपने आप में एक बहुत अच्छा हेल्पिंग टूल था, जिससे हम लोग कहीं भी किसी भी फोर्स की प्रेजेंस में अप्लाई कर सकते थे और हमारे आंसर बड़े आसानी से 2-3 स्टेप में सॉल्व हो चुके। तो बच्चों, वहां स्टेटमेंट क्या था? नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों, उसी को अगर यहां रोटेटरी फॉर्म में बोले तो वहां फोर्स बोल रहे थे, यहां टॉर्क बोलेंगे। वहां पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन की थी, यहां काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी मोशन की होगी। तो यहां क्या बोलना पड़ेगा? नेट वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क, नेट वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बच्चों, उसी चीज को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या लिखा होगा? दैट इज वर्क डन। बच्चों, ये वर्क डन क्या है? नेट वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क। तो ये मैंने लिख दिया नेट वर्क डन बाय किसका? टॉर्क का। टॉर्क नेट बच्चों मैंने यहां पे लिख दिया। नेट वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। इसको हम लोग चाहे तो इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, या जब भी हमारे पास होंगे, हमें जो भी सिस्टम दिया है उस सिस्टम पे जितने पॉसिबल फोर्सेस हैं उन सबको मार्क कर लीजिए और गिवन एक्सिस के अबाउट उन सभी फोर्सेस का टॉर्क निकाल लीजिए और उन सभी टॉर्क्स को विद साइन ऐड कर दीजिए, यानी कि कोई पॉजिटिव टॉर्क हो सकता है, कोई नेगेटिव टॉर्क हो सकता है, उन सभी को विद साइन ऐड कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा? नेट टॉर्क। और उस नेट टॉर्क की वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए इस वैल्यू के साथ। तो हमें ओमेगा पूछा है, आई पूछा है, या ओमेगा की हेल्प से हमें फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ओमेगा को 2πn या 2πf हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो भी अननोन पैरामीटर होंगे वो सामने आ जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, द चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजल्ट बॉडी इक्वल द वर्क डन बाय नेट एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। बिल्कुल सर। बच्चों, नेक्स्ट बात करें रोटेशनल पावर की। जैसे अपन ने पावर की बात पहले भी करी थी। बच्चों, पावर में अपन ने क्या सीखा था? वर्क पावर एनर्जी, पावर इक्वल्स टू नेट वर्क डन अपॉन टाइम। तो बच्चों, यहां पर ही पावर के वैसे ही अपन बात कर सकते हैं। क्या वहां पर अपन 2 तरह की पावर देखी थी? एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर था नेट वर्क डन अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर था एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो बच्चों, उसी प्रकार से यहां पर भी अपन वही चीज को ड्राइव कर सकते हैं और वही टर्म्स में अपन बोल सकते हैं। बस आपको याद रखना है, फोर्स कैसे बदल जाएगा? टॉर्क में, वेलोसिटी बदल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी में। तो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर अपन ने सीखा था कि छोटा सा जो वर्क डन हुआ था बिकॉज ऑफ टॉर्क, कितना था? टॉ डी थीटा। तो बच्चों, ये जो डी थीटा था वो छोटा सा एंगल कवर हुआ था। अगर मैं यहां पर इस वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या लिख सकता हूं? डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू टॉ डी थीटा बाई डी टी। तो बच्चों, दोनों साइड मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। तो क्या बच्चों ऐसे बन गया? डी डब्ल्यू बाई डी टी रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क टॉ डी थीटा बाई डी टी। क्या सर ने जो लाइन बोली रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही तो अपनी पावर थी। इसका मतलब इस पूरी को क्या ले सकते हैं? पावर। टॉ को टॉ और डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया बच्चों? ओमेगा। अपन जानते हैं डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। तो बच्चों सोचो, यहां पर जो ये पावर आई, ये कौन सी पावर है? इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर इज टॉ ओमेगा, या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं टॉ डॉट ओमेगा। अब बच्चों, यहां जो पावर आई ये तो इंस्टेंटेनियस है। मान लो कभी अपन को सर बोलते हैं, सर एवरेज पावर बता दो क्या होगा? तो एवरेज पावर के लिए क्या बोलूंगा? पावर एवरेज होता था टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल। तो वहां अपन बोलते थे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां पर वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क्स अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों, यहां पर बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल टॉर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब सर, जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क्स अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये तो टोटल पावर आ गई बाय ऑल द टॉर्क्स। अगर मानकर चलिए कि बॉडी पर 4 टॉर्क लग रहे हैं, टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3 और टॉ 4, और हमसे बोला गया केवल और केवल टॉर्क 1 ने टी टाइम में जो पावर सप्लाई की उसको कैलकुलेट कीजिए। तो सब बिल्कुल अपन सिर्फ जो पी एवरेज देखेंगे रोटेशन के लिए, उसमें सिर्फ वर्क डन बाय टॉ 1 ही देखेंगे। ओके। अपॉन टाइम टेकन इन इट। मतलब जिस टॉर्क की पावर पूछ रही है केवल उसी का वर्क डन अपॉन उसी का टाइम टेकन। एग्जैक्टली। और अगर हमें टोटल पावर सप्लाइड पूछी तो सारे टॉर्क्स का एक साथ वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल सर। तो बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसा वर्क पावर एनर्जी में हमने किया वही चीज यहां अप्लाई करनी है। जिस टॉर्क का वर्क डन पूछे केवल उसी टॉर्क की पर्टिकुलर वैल्यू और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी प्रेजेंस में, तो वर्क डन आ जाएगा। एंड अगर आपसे किसी पर्टिकुलर टॉर्क की पावर पूछी जा रही है तो उसी टॉर्क की वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और अगर उसी टॉर्क की इंस्टेंटेनियस पूछी जा रही है तो टॉर्क डॉट ओमेगा। और सभी के लिए कंबाइनली पूछा जा रहा है तो सबका नेट अपॉन जो भी हमारे पास। बिल्कुल सर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग वर्क पावर एनर्जी इन रोटेशनल मोशन कैसे अप्लाई करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं।
A rod of mass capital M and length capital L is released from the vertical position as shown, जैसा कि आपको दिया गया है. Find its angular velocity when it becomes horizontal and also find the linear velocity of topmost and midpoint when rod becomes horizontal. Okay. पूछ नहीं था. इन्होंने लीनियर वेलोसिटी टॉपमोस्ट पॉइंट की और मिड पॉइंट की अलग अलग पूछी है, क्योंकि आपको याद है कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर के पार्टिकल जो होंगे उनके लीनियर वेरिएबल्स अलग होते हैं, एंगुलर वेरिएबल्स सेम होते हैं. तो बच्चों ये है हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रॉड इस तरह से रोटेट कर रही है. क्वेश्चन में बोला गया रोटेट करते हुए ऐसे आई और हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन में आ गई है. ओके. तो बच्चों अगर मुझे वर्क पावर एनर्जी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको याद है हम लोगों ने टॉर्क की हेल्प से भी इसको सॉल्व किया था. नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. बिल्कुल. वो भी एक मेथड था और अब वर्क पावर एनर्जी क्या मेथड है वो भी डिस्कस करते हैं. बच्चों इमेजिन कीजिए ये रॉड यूनिफॉर्म है और रॉड यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके सेंटर पे. बिल्कुल. तो मैंने मार्क कर दिया कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है. बच्चों ये सेंटर ऑफ मास है और आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? L/2. तो बच्चों क्यों ना अपन ग्राउंड को ही रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि मैंने मार्क कर लिया. बच्चों अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इनिशियली इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी. कितनी हाइट की वजह से? L/2. और फाइनली जब ये रॉड गिर जाएगी या हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल पे आ जाएगा. और अगर ये रेफरेंस लेवल पर आ गया तो इसका मतलब इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0. और बच्चों अपन को पता है कि रॉड की थिकनेस अपन कंसीडर नहीं करते, तो ये जो थिकनेस है उसको आप वहां पर मेंशन सिर्फ समझाने के लिए किया गया है कि ये रॉड है. अदरवाइज ये नेग्लिजिबल थिकनेस की केवल लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका मास होता है या लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, तो वो लॉस कहां गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में. बिल्कुल. इनिशियली देखें तो ये यहां पर रेस्ट पे थी, नीचे आते आते इसने कुछ ना कुछ ओमेगा गेन कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आ गई होगी. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. ये हम लोगों ने अप्लाई किया है. बच्चों इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg/2 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन 0. फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये हम लोगों ने अप्लाई किया. बच्चों रॉड है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए जल्दी से क्या होगा? ml²/3. तो उसको अप्लाई कर देते हैं, ओमेगा हमको निकालना है. तो यहां बचेगा mgl/2 इज इक्वल टू हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा अपने को बच्चों पता करना है. तो ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है बच्चों. m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल. यहां बचा g और यहां बचा L/3 ओमेगा स्क्वायर. तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3g/L. ये आ गया हमारे पास ओमेगा की वैल्यू. अब बच्चों ये तो आ गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, पर साथ साथ अब हमसे पूछा टॉप मोस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी बताइए. तो बच्चों क्या हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई रिलेशन है? बिल्कुल सर. वो क्या है? v इक्वल टू ओमेगा आर. ओमेगा हमें पता है, अब जरूरत है आर की. बच्चों बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके अंदर के जो भी पार्टिकल होंगे वो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे डिफरेंट रेडियस के. तो सबसे पहली चीज अगर मैं मिड पॉइंट की रेडियस बनाऊं तो बच्चों ये मिड पॉइंट का सर्कुलर पाथ होगा कुछ इस तरह से. ये मिड पॉइंट का सर्कुलर पाथ है. बिल्कुल. बच्चों मिड पॉइंट के सर्कुलर पाथ की अगर रेडियस में आपसे पूछूं तो ये मिड पॉइंट है तो रेडियस कितनी होगी? L/2. और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां से यहां तक इसका सर्कुलर पाथ है. तो इसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी ये पूरी वो किसके बराबर होगी? L के बराबर. तो बच्चों वही चीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. ऑब्जर्व कीजिए तो क्या अप्लाई करना है? लीनियर वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर. तो बच्चों अप्लाई करते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर. बच्चों सबसे पहले मैं टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं. ओमेगा बच्चों हर एक पार्टिकल का सेम होगा क्योंकि एंगुलर वेरिएबल सेम होते हैं. ओमेगा कितना है? √3g/L. तो मैंने लिखा √3g/L और इसकी रेडियस थी कितनी? L. बच्चों या तो ये आंसर छोड़ दीजिए या L को अंदर ले आइए. तो 3gl²/L आंसर आ जाएगा √3gl. ये तो हो गया टॉप. और अगर हमसे मिड पॉइंट की पूछी गई थी तो उसके लिए भी ओमेगा आर. ओमेगा सबका सेम दैट इज √3g/L और इसकी रेडियस थी L/2. अंदर ले आए बच्चों तो ये हो जाएगा 3gl²/4L. तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा अपने पास √3gl/2. वैसे भी बाहर था, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. तो ये बच्चों हमारे पास आ गए लीनियर वेलोसिटी. बिल्कुल सर. बच्चों नेक्स्ट बात कर रहे हैं
a disk of mass 10 kg and radius 1 meter is initially at rest and forces are acting on it as shown. Then find, बच्चों इसके अंदर मल्टीपल चीजें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट नेट टॉर्क, सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन, थर्ड एंगुलर स्पीड आफ्टर 4 सेकंड. बच्चों सोच के देखिए, यहाँ पर ये जो डिस्क है ये इनिशियली रेस्ट पे है जैसा बोला हुआ है. अब इसके ऊपर जैसे फोर्सेस लगे, अगर फोर्सेस के कारण कोई नेट टॉर्क जनरेट होता है तो 100% घूमना चालू कर देगी. ठीक है. इसलिए सबसे पहले क्या पूछा, नेट टॉर्क, ताकि आपको मालूम पड़े कि इसके ऊपर नेट टॉर्क कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये घूमेगी या नहीं घूमेगी. तो बच्चों अगर नेट टॉर्क निकालना है तो मुझे दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क निकालने पड़ेंगे और अलॉन्ग विद साइन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो बच्चों सोचिए, ये F1 है, अगर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन शोन कर रही है, क्या ये परपेंडिकुलर टू इस प्लेन है, तो क्या इस एक्सिस से इस फोर्स तक का जो R परपेंडिकुलर है वो इसके R के बराबर है, दैट इज 1 मीटर. बच्चों सिमिलरली इस फोर्स के लिए भी जो इसका R परपेंडिकुलर है वो इसके R के बराबर है, अगेन 1 मीटर. तो क्या ये फोर्स का भी इस एक्सिस से कुछ R परपेंडिकुलर बन रहा है, इस फोर्स का भी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी कुछ R परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब दोनों के कारण कुछ ना कुछ तो टॉर्क आएगा डेफिनेटली. अब अलॉन्ग विद साइन अपन चेक करते हैं. तो मैं लिख सकता हूं बच्चों टॉ नेट, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू टॉ 1 प्लस टॉ 2. बच्चों टॉ 1 इस फोर्स के कारण, चेक करें इसका डायरेक्शन कैसा होगा. जैसा सर आपको बता रहे हैं कि अगर अपन राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो फोर्स और रेडियस, क्या रेडियस के डायरेक्शन अपनी फिंगर कर्ल अलोंग द फोर्स, तो डायरेक्शन का रही है इनवर्ड्स, माइनस होगा. इसका मतलब आई कैन से दिस इज माइनस 5 into 1. बिल्कुल सर. आर की वैल्यू बच्चों यहां पर 1 लिख देते हैं, तो आर एफ अपन जानते हैं दैट इज 5 into 1 minus 5. टॉ 2 अगेन सर अपन इसको ऐसा कर सकते हैं और कर्ल करें ऐसा, तो क्या बाहर आ रहा है डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव. तो बच्चों ये जाएगा 15 into 1 दैट इज प्लस 15. तो बच्चों जो अपना आंसर आया वो आया +10 न्यूटन मीटर. तो बच्चों ये जो अपने पास आया +10, इसका मतलब 100% इसका टॉर्क तो हो रहा है, और टॉर्क के कारण ये जो घूमेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन मीटर. तो बच्चों यहाँ पे अपने पास उसका टॉर्क आ गया है. अब नेक्स्ट बात करेंगे सर एंगुलर एक्सेलरेशन की. तो बच्चों टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. सो हियर आई कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. बच्चों नेट टॉर्क आया हमारे पास 10, अल्फा हमें निकालना है. बच्चों हमें यहाँ पे डिस्क दी है और एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2. मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं mr²/2. m कितना है 10, रेडियस है 1 अपॉन 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई. बिल्कुल. तो बच्चों ये 1 स्क्वायर 1, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल और 5 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. अब बच्चों इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, अपने से पूछा एंगुलर स्पीड आफ्टर 4 सेकंड. तो सर ये कांस्टेंट है. एग्जैक्टली सर, अगर कांस्टेंट तो अपन क्या यहाँ पर रोटेशन मोशन की इक्वेशंस यूज कर सकते हैं. बिल्कुल. तो यहाँ पर अपन उसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. बच्चों ध्यान देना, अल्फा 2 इनिशियली रेस्ट पर था, इसका मतलब अगर मैं थर्ड पार्ट लिखता हूं तो ओमेगा नॉट 0, मुझे ओमेगा निकालना है 4 सेकंड पे. टाइम की वैल्यू अपने को कितनी मालूम है, 4, और अल्फा की वैल्यू है बच्चों 2. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. बिल्कुल सर. तो बच्चों जैसा सर ने बोला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आई कैन से ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा ढूंढना है, ओमेगा नॉट बच्चों 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है. अल्फा 2 T4, तो 2 into 4 8 रेडियन पर सेकंड. 8 रेडियन पर सेकंड. तो बच्चों इसके थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया. स्टूडेंट इसका फोर्थ सेक्शन हमें दिया है टोटल वर्क डन आफ्टर 4 सेकंड. बच्चों दो तरीके हैं, या तो नेट टॉर्क हमको पता चल ही गया है, और नेट टॉर्क पता होने के बाद अगर हम लोग 4 सेकंड में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता कर ले इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, नेट टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बिल्कुल. बट हमने एक और थ्योरम अभी पढ़ी, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो हम दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, दैट इज नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. बच्चों ये हमें कैलकुलेट करना है, ये होता है हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, खत्म. क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे थी, और इनिशियली अगर रेस्ट पे थी तो डेफिनेटली इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो मैंने लिख दिया -0. तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई की वैल्यू mr²/2, m r², r कितना था बच्चों 1, r²/2, और ओमेगा फाइनल अभी मैंने आपको 8 निकाल के बताया, तो स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 64. बच्चों सिंपलीफाई कीजिए, ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, तो 5
और यहाँ बचा है 2 इंटू 64। बच्चों 64 32 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 160। बिल्कुल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160 जूल। बच्चों नेक्स्ट है पावर एट 4 सेकेंड। बच्चों यहाँ पर वर्ड है एट, इसका मतलब अपनों को इंस्टेंटेनियस पूछा गया है। तो बच्चों अगर इंस्टेंटेनियस पूछा गया है तो मैं यहाँ पर इसका 5th पार्ट में क्या कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बच्चों अगर पावर को इंस्टेंटेनियस निकालना होता है, अपने पास फॉर्मूला था टॉ डॉट ओमेगा। अब बच्चों चेक करते हैं टॉर ओमेगा का डायरेक्शन कैसा है, वापस उसी स्लाइड पे जाके। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या टॉर्क अपना आया था पॉजिटिव, और जो इसका रोटेशन होगा क्या वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और बच्चों एक और चीज है, क्या ये स्टार्ट रेस्ट से हुआ है ना, इसका मतलब अगर स्टार्ट रेस्ट से हुआ है तो जो डायरेक्शन टॉर्क का होगा वही डायरेक्शन ओमेगा का भी होगा। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल बना कितना बना, 0। तो cos 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। बच्चों टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 10, और उस इंस्टेंट पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 8। तो बस वैल्यू वही पुट करते हैं तो बिल्कुल सर, तो हो जाएगा 10 इंटू 8। और बच्चों में cos 0 नहीं लिख रहा, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर आंसर हो गया 80 वॉट। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन दिया है पावर इन 4। बच्चों इन 4 सेकेंड, इन का मतलब क्या होता है, 0 से 4 सेकेंड, और 0 से 4 सेकेंड यानी कि एक इंटरवल, और इंटरवल है तो मतलब एवरेज पावर। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझसे एवरेज पावर पूछी जा रही है तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों 4 सेकंड में टोटल वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 160, और टाइम हमको दिया है इन 4 सेकंड, तो इसका मतलब हमारे पास 40 वॉट। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस यहाँ पे एंगुलर वेरिएबल्स आ गए हैं, बाकी क्वेश्चंस में हमें एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। बिल्कुल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज E इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इफ मास ऑफ द बॉडी इज हाफ्ड and radius of gyration doubled, then its rotational kinetic energy will be। बच्चों यहाँ पर कुछ बातें आपको समझ नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसका मतलब जो ओमेगा उसका पहले होगा वही ओमेगा उसका बाद में होगा, बिकॉज अल्फा 0 होगा तो ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल ओमेगा कैसा है बच्चों, सेम है। अब बात करें उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है बच्चों, E, तो मैं इस E की वैल्यू लिखता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों क्या आई को अगर मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखना हो तो अपन जानते हैं हाफ एम के स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसको मैं लिख देता हूं E डैश। बच्चों ये बताएं हाफ ऐसा कैसा रहेगा, क्या मास को क्या इफेक्ट आया, क्या मास हाफ हो गया, इसका मतलब m/2। ठीक है बच्चों k पे क्या इफेक्ट आया, k मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या वो डबल हो गया, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 2k का स्क्वायर। बच्चों बताओ ओमेगा स्क्वायर होगा या कुछ और चेंज होगा, सेम रहेगा जैसा भी बताया था ओमेगा स्क्वायर। बच्चों एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय 2। बच्चों हाफ को बाहर रहने देते हैं तो जाएगा हाफ, ध्यान दीजिएगा m, यहाँ 4k स्क्वायर था, 2 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बच गया 2k स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों इसको और ढंग से लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ हाफ m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म एग्जैक्ट सेम है, इसका मतलब क्या इसको E लिख सकता हूं बच्चों, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2E। इसका मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली की 2 टाइम्स हो जाएगी। Students, next question which we are going to discuss based on power लिखा हुआ है the power of an engine is 200 horsepower। तो बच्चों जो लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें पावर जो दी गई है वो कितनी दी गई है 200 horsepower, HP दिया है बच्चों। 1 HP is equal to 746 watt। So here I can write 200 into 746. After simplifying it, we will get 149200 is it, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया वॉट। आगे लिखा हुआ है 6000 आरपीएम। बच्चों आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, और रिवॉल्यूशन पर मिनट से अगर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में, तो हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले चेक कीजिए, अगर मुझे यहां पर 6000 रिवॉल्यूशन पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 6000 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड के लिए मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मिनट से 60 सेकंड में कन्वर्ट किया है।
तो ये गया तो बच्चों 100 हमारे पास हो गया 100 आरपीएस, 100 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। बिल्कुल बच्चों एक सेकंड में 100 रिवॉल्यूशन है, पर ये यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकंड की है, और अगर हमें पावर निकालनी है तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क डॉट ओमेगा। बिल्कुल। तो हमारे पास टॉर्क डॉट ओमेगा में ओमेगा वाली क्वांटिटी चाहिए, और ओमेगा चाहिए तो आरपीएस को अगर ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में बदलने के लिए इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओमेगा निकालने के लिए मैंने क्या किया, 100 में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही रहने देते हैं, और ये हो गया अपने पास रेडियन पर सेकेंड। बिल्कुल। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, देन फाइंड करस्पॉन्डिंग टॉर्क जनरेटेड। मतलब जब ये पावर जो है वो 200 हॉर्स पावर है, एट दैट टाइम एट दैट इंस्टेंट जो आरपीएम है वो कितना है 6000, तो उस इंस्टेंट पर जो टॉर्क जनरेट हो रहा होगा वो कितना होगा। सो हियर आई कैन राइट बच्चों पावर इज इक्वल टू टॉर्क डॉट ओमेगा। तो बच्चों यहां से टॉर्क निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन ओमेगा। बिल्कुल। P की वैल्यू बच्चों ये कितनी दी गई है, 149200, और ओमेगा की वैल्यू हमें दी है 100 इंटू 2 पाई। 2 पाई को 6.28 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14। अब बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 237.55, और टॉर्क हमसे पूछा है तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है।